अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद फिजा इन वॉशिंगटन। 29 जनवरी 2024 का दिन, मंडे का दिन, पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा अहम दिन था, बड़ा हैजान अंगेज दिन था। इस दिन में बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई। इस दिन में बहुत कयास था, बहुत कंफ्यूजन थी, बहुत ज़्यादा इस्तराब था। इतनी इसमें डेवलपमेंट्स हुई हैं पॉलिटिकल नेचर की कि उनको किसी एक वीलॉग के अंदर उनको उसके अंदर कंटेन करना या उसको उसके अंदर समो देना जो है वो कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। और मेरी कोशिश होगी कि इन्हीं डेवलपमेंट्स की तफसीलात के साथ मैं शायद एक कुछ मल्टीमीडिया किस्म का, जिसमें बहुत सी मैं फुटेज लेकर आऊँ, बहुत सी मैं मल्टीमीडिया दिखाऊँ, आपको इमेजेस दिखाऊँ, चीज़ें दिखाऊँ, वो मैं एक सेपरेट वीलॉग भी कुछ घंटों में करूँगा। लेकिन अभी मेरी इस वीलॉग में कोशिश यह है कि चाहे ये लंबा ही क्यों ना हो जाए, इसको आखिर तक देखिएगा। मैं इसमें जितनी डेवलपमेंट्स हैं उनको कम से कम एक दफ़ा मेंशन कर दूं, और उसके बाद उनके, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये डेवलपमेंट किस चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करती हैं, क्योंकि पिछले कई घंटों से मैं इसके साथ स्ट्रगल कर रहा हूँ। तब मैंने तमाम सोर्सेज देखे, तमाम लोगों को सुना, बहुत से लोगों से बात की, जो कुछ इस पे पब्लिश हुआ, जो कुछ इसके हवाले से पाकिस्तानी टेलीविजन पे कहा गया, जो क्लिप्स चल रहे हैं, वो सबको मैंने देखा, ताकि मैं एक बिगर पिक्चर जो है वो आपके सामने ला सकूं कि जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और क्यों हो रहा है, मतलब वजह क्या है कि क्यों इतनी डेस्परेशन है, इतनी परेशानी, इतना हैजान जो है वो सिस्टम के अंदर अगर पाया जाता है, और उस शख्स के अंदर पाया जाता है जो अपने आप को खुदा समझता है, खुदा नाउजुबिल्ला, जिसे अपने आप को खुदा होने का दावा है, जो लोगों को बुला बुला के कहता है कि मैं इंसान नहीं हूं, मैं इदारा हूं, उसके अंदर जो इतना हैजान भरा हुआ है, इतना उसके अंदर जो इतनी परेशानी है, वो क्यों है। तो बहरहाल सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है इस दिन की वो वही है, जहां पर, जिसका आप जिक्र सुन चुके हैं, कि साइफर कोर्ट के जो जज, यानी दो केसेस साइमल्टेनियसली चल रहे थे अडयाला जेल के अंदर। अडयाला जेल का भी वैसे मजाक बन चुका है, लेकिन दो दो केसेस वहां पे मसलसल चल रहे थे। एक तरफ साइफर का केस चल रहा था, और दूसरी तरफ वहां पर तोशाखाने का केस चल रहा था। और साइफर केस के अंदर जो जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब हैं, वो लग रहा था शदीद तरीन जहनी दबाव का शिकार हैं। उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि उन्होंने जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे करके इस केस का हल निकालना है। और अब तो ऐसे लगने लग गया है कि 5 फरवरी, हनू से दिल्ली दूर अस्त, कि 5 फरवरी तो बड़ी दूर की बात है। उन्हें शायद अगले एक दो दिन के अंदर ही 1 फरवरी तक ही इस फैसले का, इसका इसका एक फैसला देना है, जिसमें इमरान खान को उनको सजाए मौत सुनानी है। यह बात खुल्लम खुला होने लग गई, यानी इस लफ्ज की जो आयरनी, ट्रेजिडी, ये टिरनी है, उसने भी अपने मसले माना खो दिया। यानी इतनी ज्यादा बढ़ चढ़ के इसकी बात हो रही है, जितने हर मुंह से इसकी बात हो रही है, कि इसकी अहमियत जो है वो भी खत्म हो चुकी है। सो अच्छा, अब उनके हालात ये थे कि जज साहब के, कि 14 घंटे, जरा अंदाजा लगाएं कि वो अदालत जो 3 साढ़े 3 बजे बर्खास्त हो जाती है, वहां 14 घंटे की प्रोसीडिंग की है जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने। और दूसरी तरफ तोशाखाने का केस भी साइड पे चल रहा था। ये भी तमाशा था या नसीब क्लिनिक का, जिसका मैं जिक्र थोड़ा सा करता हूँ। जो इमरान खान के वकला हैं और शाह महमूद कुरैशी के, सलमान सफ्तर साहब, सिकंदर जुल्करनैन साहब और उनके साथ अली बुखारी साहब, उनको अंदर नहीं आने दिया गया। वो 8 बजे से बेचारे बाहर खड़े थे। अंदर ये मसलसल ऐलान हो रहा था कि वकला चूंकि अंदर नहीं आए, इसलिए जो सरकारी वकील हैं, जो कि रिजवान अब्बासी साहब ही के चेंबर के, उन्हीं के तनख्वाहदार हैं, यानी प्रोसिक्यूशन के वकील हैं रिजवान अब्बासी साहब, उनके अपने चेंबर के जो तनख्वाहदार वकील हैं, वो दोनों, एक शाह महमूद कुरैशी को दिया हुआ, एक इमरान खान को दिया हुआ है। और जज साहब कह रहे थे कि इन्हीं के थ्रू करना पड़ेगा, इसलिए कि इमरान खान के वकला जो है अंदर नहीं आए। इमरान खान के वकला बाहर खड़े बेचारे दुहाई दे रहे थे कि हमें, या पुलिस ने कहा है कि 10 बजे से पहले जज साहब ने कहा है कि आप अंदर नहीं आ सकते, और 10 बजे के बाद भी उनको अंदर आने की इजाजत नहीं मिली। वो तो बहुत बाद में, जब महर बुखारी जो है, महर बानो बुखारी, जो कि शाह महमूद कुरैशी की साहिबजादी हैं, वो जब आई, पता नहीं किस तरह से उनको अंदर लेकर आई, लेकिन जब वो अंदर आ भी गए तो उन्हें क्रॉस एग्जामिनेशन, वो रोते पीटते रहे, दुहाई देते रहे, लेकिन उनको विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करने का हक नहीं दिया गया। ये भी आप सुन चुके होंगे कि इसी केस के अंदर सैटरडे के दिन खटाखट 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 करके 9 जो विटनेसेस हैं सरकार के, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन, वही जो वकील जो अंग्रेजी नहीं बोल सकते, उनके जरिए करा दिया गया। और आज भी यही धुड़म रही, और लगता यह है कि रात के 10 बजे के बाद जाके ये अदालत खत्म हुई। रात के 10:30 बजे के करीब ये खत्म हुई। जज साहब वहीं बैठे हुए अपनी किस्मत को कोस रहे थे, और वहां पर उन्होंने तकरीबन तमाम विटनेसेस का जो क्रॉस एग्जामिनेशन का ड्रामा था, वो उन्होंने खत्म कर लिया। इस सारे टाइम पीरियड में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बाहर हुई। पहले महर बानो बुखारी को, सॉरी महर, आई एम सॉरी, महर कुरैशी जो है, शाह महमूद कुरैशी साहब की साहिबजादी, उन्होंने वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी सख्त किस्म की। उसके बाद वहां पर सलमान सफ्तर साहब ने, और उनके साथ जो जुल्करनैन है, सिकंदर जुल्करनैन, उन्होंने की। सिकंदर जुल्करनैन इस टीम के लीड लॉयर थे। ये वही सिकंदर जुल्करनैन है जो फ्राइडे के दिन अपने टूथ एक्सट्रैक्शन की वजह से नहीं आ सके थे, जिसके बाद ये सारी कहानी शुरू हुई। ये भी खासा मौमा है कि जब ये नहीं आ सके, तो क्या ये पहले ही तैयार बैठे हुए थे कि इनको जो है सरकारी वकील हायर कर लेने, बिकॉज
कहानी कुछ अजीब सी है। बहरहाल और उसके अलावा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बाद बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने भी यहाँ पे की। अब वही क्वेश्चन प्रिंसिपली कि असल चीज ये है कि जो सब कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इसमें इतनी डेस्परेशन, इतनी तेजी क्यों है, इससे ये क्या हासिल करना चाहते हैं, और वो शख्स जो अपने आप को खुदा समझता है नाउजुबिल्ला, वो क्यों इतना डेस्परेट है, ये मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन इससे पहले जो कुछ और डेवलपमेंट्स हैं उनका जिक्र करना भी जो है वो बहुत जरूरी है। वेरी क्विकली मैं करता चला जाऊं। सनम जावेद, आप में से बहुत से लोग सुन चुके होंगे, जो 3 हलकों से उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक पैनल ने, एक बेंच ने इनको इजाजत दी थी। सिर्फ पिछले ही 48 घंटे की ये बात है। और वो NA 119 में जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के मुकाबले में खड़ी हो रही थी। NA 118 में गालबन वो खड़ी हो रही हैं अयाज सादिक साहब के मुकाबले में, एक PP के हल्के में भी खड़ी हो रही हैं। अब उन्होंने NA 119 से अपना कैंडिडेचर और अपना जो कागजात हैं वो उन्होंने विड्रॉ कर लिए हैं। तमाम पाकिस्तानी अखबार यही कह रहे हैं, टेलीविजन चैनल भी यही कह रहे हैं, एंड आई हैव नो रीजन टू बिलीव कि ये सही नहीं है। ये क्यों हुआ है? इससे पहले आज के दिन में वो एक एंटी टेरर कोर्ट के सामने पेश हुई। उस एंटी टेरर कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर की। जैसे वो बाहर निकली, हस्बे आदत हस्बे तरीका, जो कि अब रवायत बन चुकी है पाकिस्तान की, उनको एक और केस के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब पुलिस के बारे में मुझे कोई शख्स ये कह रहा था कि वो पुलिस के कोई ऑफिसर थे रिटायर्ड, उन्होंने मुझसे कहा कि जब खुदा ताला ने, ये लतीफ़ा है ये, कि खुदा ताला ने फरिश्तों को कहा कि पंजाब पुलिस की तरह की उससे ज्यादा कोई घटिया कमीनी किस्म की कोई चीज अगर फरिश्तों को एक्सपेरिमेंट के तौर पे कहा गया कि बना के दिखाएं, ये टेस्ट था, उनका चैलेंज था, फरिश्तों ने हथियार डाल दिए। उन्होंने कहा कि मौला परवरदिगार, वो कोई ऐसा फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर किसी वक्त बन गया है, कोई एक्सपेरिमेंट मिस फायर कर गया था, इस किस्म की कमीनी चीज जो है वो दोबारा नहीं बन सकती। बोला, मैं क्यों किस्सा आपको सुना रहा हूँ कि इस मासूम औरत के ऊपर एक केस तो ये है सनम जावेद के ऊपर, कि सनम जावेद जो है उसने PMLN के दफ्तर को 9 मई को आग लगाई। दूसरा उसके ऊपर एक केस ये भी था कि जमान पार्क में इमरान खान के घर के बाहर उसने पेट्रोल बम लेकर सरकार के इदारों के ऊपर, उनकी गाड़ियों के ऊपर और पुलिस वालों पर हमला किया। उस पर एक केस ये भी है कि उसने पुलिस के एहलकारों को मारा पीटा और उनको जदोकूब किया। ये सिर्फ इस किस्म के केसेस दुनिया में सिर्फ पंजाब पुलिस है जो बेशर्मी बेहयाई से किसी औरत के ऊपर या किसी भी शख्स के ऊपर, मासूम इंसान के ऊपर इस किस्म के केसेस जो है वो बना सकती है। बहरहाल अब इसकी मैं थोड़ा सा आपको इसका एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं हो रही, जिसको अगर आप देख रहे हैं कि सनम जावेद के साथ जो कुछ हो रहा है, अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, तो ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं हो रही। ये एक साइकोसोमैटिक, एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है जो यहाँ पे प्ले हो रहा है, जो पॉलिटिक्स से बहुत बड़ा है, उसका इंसानी नफ्सियात के साथ ताल्लुक है। और अगर आप में से वो लोग जिन्होंने लिटरेचर बहुत पढ़ा है, बच्चों की कहानियां भी पढ़ी हैं, नॉवल पढ़े हैं, फिक्शन नॉन फिक्शन सभी पढ़ा है, और आपने फिल्में अच्छी देखी हैं, डॉक्यूमेंट्री देखी हैं, क्लासिक या आर्ट फिल्म और सिनेमा आपने देखा है, तो आपको समझ आ सकती है कि जो कुछ सनम जावेद के साथ हो रहा है ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये पॉलिटिक्स से बहुत आगे किस्म की कोई चीज़ हो रही है। और इसमें मैं आपको याद करवाऊंगा, बचपन में हमने एक कहानी पढ़ी थी, एक जो फेरी टेल्स होती हैं, उसमें एक स्नो वाइट का किस्सा था, जिसमें बड़ी खूबसूरत मलिका होती है जिसके पास एक मैजिकल मिरर होता है, और वो हर सुबह सुबह जब तैयार होती है अपने संहार के ऊपर बैठ के, अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर, तो वो अपने उस मैजिक मिरर से कहती है, मैजिक मिरर 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 हु इज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, हु इज द प्रीटीएस्ट ऑफ ऑल। और वो मिरर हर दफा हर सुबह उसको कहता है कि माई क्वीन यू आर द प्रीटीएस्ट एंड यू आर द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। फिर उसके बाद एक दिन क्या होता है कि जब स्नो वाइट, जो उसी की स्टेप डॉटर होती है, जब वो 7 बरस की हो जाती है या बड़ी हो जाती है, तो फिर मिरर अचानक कहता है कि स्नो वाइट इज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। यह मसला यह है कि वो मलिका जिसके बारे में पूरे पाकिस्तान को पता है कि उसकी खूबसूरती भी जाली थी, लेकिन चल रहा की कहानी, वो खूबसूरती जो थी वो भी, इसे कहते हैं किसी प्लास्टिक सर्जन ने बनाई हुई खूबसूरती थी, लोग कम अज कम यही कहते हैं, आम सारे जहान यही कहता है। वो जो मलिका है वो यहाँ पे सीरियसली साइकोलॉजिकली थ्रेटन्ड अपने आप को महसूस करती है, और उसके नतीजे में ये सारा का सारा ड्रामा जो है ये आपके सामने अनरेवल कर रहा है। ये पूरी कहानी कुछ इस किस्म की है। ये इससे, और ये इसको अगर आपको अभी नहीं समझ आ रही, तो जिसने 2-3 दफा जिंदगी में शादी की है, कि 4-5 अफेयर लड़ाए, उसको अच्छी तरह से बात समझ आ रही है कि यहाँ जो चीज़ हो रही है ये पॉलिटिक्स से बहुत आगे की कहानी होगी। मैं आपको कुछ विजुअल्स भी दिखाना चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा बात बढ़ी जाएगी, मैं नहीं दिखाता आपको विजुअल्स। बहरहाल और उसकी वजह भी मैं आपको बता दूं कि मैं तो कभी इस सनम जावेद, जो ये स्नो वाइट है स्टोरी की, इसको मैं ना मिला हूँ जिंदगी में, ना मैंने कभी देखा है इसको रियल लाइफ में। मैंने वही क्लिप्स देखे हैं और वही हरकतें, उसकी एंटिक्स मैंने देखे हैं, मासूमाना किस्म के, शरारती, मिस्चिवस, जिसकी वजह से बहुत सी और औरतें भी उससे बड़ा जेलस महसूस करती हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि सनम जावेद के ऊपर जो अजाब अजाब टूटा हुआ है इस वक्त, वो, उसका प्रिंसिपल मसला पॉलिटिक्स नहीं है, उसका प्रिंसिपल मसला उसकी क्यूट लुक्स हैं,
उसकी वो क्यूट हरकतें हैं, जिसकी वजह से जो स्नो वाइट की स्टोरी की क्वीन है, उसका गैज़ो गज़ब उसके खिलाफ अनलीश हो गया। यहाँ कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, यहाँ कोई मसला फौज का नहीं है, यहाँ किसी और मसला जुडिशरी का नहीं है, यहाँ सीधा सीधा मसला जो है, और ये समझने वाला मसला है कि यहाँ स्नो वाइट की कहानी जो है वो चल रही है। बहरहाल मूविंग फॉरवर्ड, पाकिस्तान में एक इदारा है जिसे कोई और नाम समझ नहीं आता उसका, इसलिए उसको लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। उसके ऊपर एक राजा साहब जो है वो सरबराही करते हैं। इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, नाम इसका वैसे कुछ और होना चाहिए था, इलेक्शन मिसमैनेजमेंट या वॉट, लेकिन डिसेप्शन इदारा, दी डिसेप्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन हम इसको कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट इशू की है 29 जनवरी को, जिसमें कहा है कि 46,000 पोलिंग स्टेशन पाकिस्तान में जो हैं उन्हें सेंसिटिव करार दे दिया है। अभी मजीद इसकी फाइनल रिपोर्ट आनी है। अब आपको पूछते हो, आपके जहन में आता है कि पाकिस्तान में क्या कोई मतलब 4 मिलियन पोलिंग स्टेशन हैं, 4,60,000 पोलिंग स्टेशन है, कि जिसमें से 46,000 इन सेंसिटिव हो गए हैं, हसास करार दे दिया गया? नहीं। पाकिस्तान में 90,000 पोलिंग स्टेशन बनने हैं। 90,000 का आधा होता है 45,000। 45,000 तो 46,000 पोलिंग स्टेशन का सेंसिटिव होने का मतलब यह है कि 50% से ज्यादा इस मुमलकत खुदादात के पोलिंग स्टेशन जो है सेंसिटिव है। माई फुट, मतलब अंदाजा लगाएं आपके, मतलब है कि डूब मरे पानी से, चुल्लू भर लोटे के पानी से डूब मरे, कतरे भर बाल्टी के पानी में, किसी मग्गे के पानी में डूब मरे, कि 90,000 पोलिंग स्टेशन में से आपने 46,000 पोलिंग स्टेशन को सेंसिटिव और हसास करार दे दिया है। और उसमें से कह रहे हैं कि 18,000 सुपर सेंसिटिव हैं, और इसके अंदर अभी मजीद जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं उनकी मजीद रिपोर्ट्स वगैरह आनी है। यानी ये लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे, अब तक अगर किसी को नहीं समझ आई तो उससे समझ आ जानी चाहिए कि ये सारा जो लॉ इन्फोर्समेंट की कहानी है पाकिस्तान की, इसका हिंदुस्तान के साथ या अफगानिस्तान से कम ताल्लुक है, और पाकिस्तान के लोगों को कंट्रोल करने से इसका ज़्यादा ताल्लुक है। अब ये यहाँ पे क्या तजर्बा या एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, यू शुड ऑल्सो इस पर स्पेकुलेट करें, जरा सोचें कि ये इस किस्म की वाहियात, बकवास और फजूल और बेमानी जो रिपोर्ट इशू की गई है, इसके पीछे जाहिर है कोई हिकमत अमली कार फरमा है। एक और डेवलपमेंट वो है जहां समा टेलीविजन की वेबसाइट, अलीम खान साहब का जो टेलीविजन है, उसकी वेबसाइट पर स्टोरी छपी है, जो जराए कह रहे हैं FIA, पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो आज तक कभी भी किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकी, उसने एक उसके जराए को कोट करते हुए कहा गया है कि पाकिस्तानी अमेरिकन ओवरसीज कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ साजिश कर रही है। कांग्रेस के अंदर और अमेरिकन सेनेट के अंदर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ मवाद इकट्ठा किया जा रहा है, उसमें ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, वगैरह 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 वगैरह। ये FIA, अब जरा गौर करें कि वो FIA जो पाकिस्तान में भी कभी किसी क्राइम को इन्वेस्टिगेट ना कर सका, और FIA का बनाया हुआ कोई भी केस ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान ही की अदालतों में बाद में प्रूव हुआ हो। हाई कोर्ट्स में ठुस हो जाते हैं उनके, बस वो इधर ही नीचे स्पेशल कोर्ट्स में ही चलते हैं। हाई कोर्ट्स में भी सारे ठुस हो गए FIA के बनाए हुए केस जो नवाज शरीफ पे बनाए थे, और सुप्रीम कोर्ट तक तो मेरा ख्याल है कोई केस FIA का आज तक प्रूव हुआ ही नहीं। अगर कोई प्रूव हुआ है तो कोई मुझे बता दे, आप में से कोई अगर FIA का रिटायर्ड ऑफिसर है तो बताया कि वो कौन से केसेस हैं FIA के जो सुप्रीम कोर्ट तक जाके पाकिस्तान में ठहर सके, और ये पाकिस्तान की कोर्ट्स में ठहर सके। वो अमेरिका के अंदर उसने इतनी इन्वेस्टिगेशन कर ली है। हकीकत यह है कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी जो डायस्पोरा और एक्सपर्ट्स हैं, जो ओवरसीज हैं, वो पाकिस्तान से शदीद मोहब्बत करते हैं। वो मोहब्बत ही तो करते हैं बेचारे कि अपने हक हलाल के पैसों के मिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने खर्च कर दिए पाकिस्तान के बारे में कोई नैरेटिव सीधा करने के लिए। और जो अमेरिका के जिस सिस्टम की बात की जा रही है, यहाँ पे अभी कोई बात किसी को छुपी हुई है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपनी पूरी ताकत के साथ 500% पाकिस्तान के जालिमाना रजीम के पीछे खड़ी है। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो उसके टैसेट अप्रूवल से हो रहा है। वो हर दफा कहते हैं ये इंटरनल मामला है, मसला है। अगर इमरान खान की हुकूमत में इसका अशर अशीर भी हुआ होता तो पूरी दुनिया ने कयामत खड़ी कर देनी थी अपनी प्रेस टॉक्स कर करके उसके हवाले से। यहाँ तो बेचारी पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी अपने हक हलाल का खर्चा करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बुनियादी तौर पे लेजिस्लेटिव ब्रांच के जरिए थोड़ा सा नैरेटिव को सीधा करने की कोशिश करती है, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव डालती है कि आप जो कुछ पाकिस्तान में कर रहे हैं ये जायज़ नहीं है, ये मुनासिब नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े होंगे। और FIA की क्या, उसको किसी ने को व्हाट्सएप भेज दिया होगा, FIA बेचारी, तोबा तोबा, FIA इन्वेस्टिगेट करेगी। FIA सिर्फ और सिर्फ वो कर सकती है जो अरबाब इख्तियार ऊपर से डंडा दे के उनको कहते हैं, बूट से ठुडा मार के कहते हैं कि ये करो। इसके आगे की FIA की कोई कैपेसिटी नहीं है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा कि FIA कोई चीज ऑनेस्टली इंटेग्रिटी के साथ, इतना कमजोर, इतना डरा हुआ इदारा है कि सच्चा काम करना, हक का काम करना इसकी कैपेसिटी में नहीं है, इसकी घुट्टी के अंदर नहीं है। FIA सिर्फ गंदा काम कर सकती है, गलत काम कर सकती है। उसकी रिपोर्ट भी छापी है समा की वेबसाइट ने। आगे चल रहे हैं, एक और बड़ी डेवलपमेंट वो क्या है, ये अजीब सी डेवलपमेंट है, ये एक्सपेक्टेड नहीं थी कि इतनी एक रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट भी हो सकती है। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जनाब सरदार तारिक मसूद साहब ने उस केस से रिक्यूज कर लिया। किस केस से? जिसके अंदर अपील उनके पास है, जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने जब
अक्टूबर में डिसाइड किया था कि सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट से नहीं हो सकते। उस फैसले के खिलाफ जो अपील्स हैं, जिसमें वफाकी हुकूमत ने अपील की हुई है केयरटेकर गवर्नमेंट ने, यहाँ पर वकला जब उनके सामने पेश हुए तो उन्होंने कहा कि आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आपको इसमें से रिक्यूज करना चाहिए। और सरदार तारिक मसूद साहब ने बहुत ही ऑनरेबल काम किया है, क्यों किया है ये वैसे नहीं समझ आ रही, लेकिन उन्होंने रिक्यूज करके इस केस को नए सिरे से एक बेंच बनाने के लिए, 6 मेंबर बेंच था जो 5 मेंबर बेंच के खिलाफ फैसला सुन रहा था, ये वही फेमस डिसीजन है जिस जो जो किया था अक्टूबर में, जिसका एक्चुअल बेंच बनाया था फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल साहब ने, और जिसको हेड कर रहे थे इजाजुल एहसन साहब। इजाजुल एहसन साहब के अलावा इसमें मुनीब अख्तर थे, इसमें मज़ाहिर अली अकबर नकवी थे, आयशा मलिक इसके अंदर थी, याहिया आफरीदी थे। इस फैसले के खिलाफ जो बेंच बनाया है काजी फायज ईसा साहब की कमेटी ने, उस बेंच को हेड कर रहे थे सरदार तारिक मसूद। बहरहाल उन्होंने रिफ्यूज कर लिया है, बेंच डिसॉल्व हो गया है, अब एक नया बेंच बनेगा। प्रोसीजर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के पास ही वापस जाएगा। अल्लाह खैर करे कि यहाँ पे क्या होना है। बहरहाल दिस इज इन अ वे आप कह सकते हैं कि ये थोड़ी सी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, जहाँ पे सिस्टम ने कोई थोड़ी सी स्पाइनल कॉर्ड दिखाने की कोशिश की है, या जज साहिबान को ख्याल आ गया है कि शायद हमें कोई इंसाफ भी करना होता था, हम उस चीज़ के लिए बने थे, हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। एक डेवलपमेंट वो है, बड़ी सिग्निफिकेंट है, इसके ऊपर तो पूरे कई भी लोग हो सकते हैं कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान के अंदर जो स्टेटमेंट दी है, खासी मीटिंग्स हुई हैं बिटवीन द डेलीगेशंस ऑफ ईरान एंड बिटवीन पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस में, जहां पाकिस्तान के रिस्पेक्टेबल फॉरेन मिनिस्टर, वन ऑफ द फ्यू पीपल आई रिस्पेक्ट इन द सिस्टम इज जलील अब्बास जिलानी साहब। बहुत ही कैपेबल, बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही समझदार, बहुत ही सोफेस्टिकेटेड थिंकिंग माइंड। मैं समझता हूँ कि इस क्राइसिस को रिजॉल्व होने में कोई मदद मिल रही है तो जलील अब्बास जिलानी की तरह की जो शख्सियात अभी पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में, और इसी किस्म के बाज ठहरे हुए शख्सियत के लोग जो हैं वो पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के अंदर मौजूद हैं, उन्हीं की वजह से ये सिस्टम चल रहा है। वरना यहाँ पर अपने आप को खुदा समझने वाले जो लोग हैं, उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं कि ये सिस्टम धड़म करके नीचे गिर जाए, लेकिन अभी सिस्टम खड़ा है। बहरहाल मीटिंग के बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियां जो हैं, उन्होंने ये कहा कि ये क्लियर होना चाहिए कि थर्ड कंट्रीज और थर्ड फोर्सेस ऐसी हैं जो पाकिस्तान और ईरान की जो वास्ट बलूचिस्तान की सरजमीन है उसके अंदर से इन दोनों ममालिक के इंटरेस्ट के खिलाफ कार्रवाई करें। इसमें जो पाकिस्तानियों के लिए सोचने वाली बात है कि एक स्टेटस को हमेशा से एग्जिस्ट करता था, यह हकीकत है कि ईरानी बलूचिस्तान में पाकिस्तानी डिसिडेंट्स बैठे हैं, पाकिस्तानी बलूचिस्तान में ईरान के खिलाफ के ग्रुप्स बैठे हैं, लेकिन इनकी जितनी भी एक्टिविटी है वो एक सर्टन रेडार के नीचे होती थी, एक सर्टन सब ऑप्टिमल लेवल में होती थी। क्या किया है गुज़िश्ता 20 महीने में एंटी ईरान एलिमेंट्स ने पाकिस्तानी बलूचिस्तान से, कि पासदारान ने वो हमला किया। और ईरान को सोचने की बात है कि पासदारान के अंदर, पासदारान इनकलाब के अंदर तो कोई पेनिट्रेशन नहीं है। ईरान के साथ पाकिस्तान को अपने ताल्लुकात ठीक करने चाहिए। ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मसला जो है वो खड़ा हो जाएगा। हिंदुस्तान के साथ नहीं ठीक हो सकेंगे कभी भी हालात, वहाँ बड़ा सीरियस किस्म का एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम बढ़ता चला जा रहा है उस जज्बाती इमोशनल रिलीजियस हिजान की वजह से, जिसका अभी आपने मुजाहरा पिछले ही हफ्ते देखा जब हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बाबरी मस्जिद की तोड़ी हुई जगह पे जहां उसको डिमोलिश किया गया था, वह राम मंदिर जो है उसको उन्होंने कॉन्जिग्रेट किया। इसके ऊपर मैं कभी चाहूंगा कि मैं एक वीलॉग करूं बहुत डिटेल। तो इंडिया की तरफ से मसला बहुत मुश्किल है। मतलब मैं सबसे बड़ा इंडोफाइल हूँ पाकिस्तानी मीडिया का, और हम चाहेंगे, हम सब चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ हमारे बेहतर ताल्लुकात हों, लेकिन मसला बड़ा डीप और गंभीर है। ईरान के साथ झगड़ा खड़ा करना अमेरिका को खुश करने के लिए, मगरब को खुश करने के लिए, और ये 2-4 मिसाइल कोई भी मुल्क किसी को मार सकता है जिसके ऊपर बच्चे सारे खुश हो रहे हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। जब अमेरिका, बरतानिया सब आपके पीछे खड़े हो तो आप रूस को भी मिसाइल मार सकते हैं, उसके बाद भी आप रह सकते हैं। आखिर आपने रूस के खिलाफ जंग नहीं लड़ी, आपने रेड आर्मी के खिलाफ जंग लड़ी ना 1979 से लेके 1985-86 तक। तो उस वक्त भी पाकिस्तानियों को ये गलत फहमी हो गई कि जो जंग हम सोवियत यूनियन के खिलाफ अगर लड़के जीत सकते हैं तो फिर तो पता नहीं हम कश्मीर में क्या कर देंगे। जब आप गए कश्मीर में तो मुंह की आपने मार खाई, कश्मीरियों की तमाम जनरेशन को भी तबाह कर दिया, अपना भी कुंडा कर लिया, क्योंकि पीछे मगरब नहीं खड़ा था, मगरब आपकी सपोर्ट नहीं कर रहा था। जब आप सोवियत यूनियन से अफगानिस्तान में लड़ रहे थे तो आपके छोटे दिमाग के अंदर ये खौफनाक गलतफहमी पैदा हो गई कि हमने कोई बहादुरी दिखाई है। कोई बहादुरी आपकी नहीं थी, वो पता नहीं किस मेगैलोमानिया और गलतफहमी में बैठे हैं। मगरब की किराए के टटू के तौर पे आप जंग लड़ रहे थे, किराए के आप सिपाही थे, मर्सनरीज थे आप। मर्सनरियों के पीछे दुनिया की तमाम ताकतें खड़ी हुई थी जो उसको बैंक रोल कर रही थी। पेशावर CIA का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर हुआ करता था उस पूरे टाइम पीरियड के अंदर, लेकिन आपके मासूम नन्हे मुन्ने जहन के अंदर, जिसमें सोचने की ज्यादा सलाहियत थी ही नहीं, ये गलतफहमी बैठ गई कि हम लड़ रहे थे सोवियत यूनियन के खिलाफ। तो अगर आप सोवियत यूनियन के खिलाफ इस किस्म की प्रॉक्सी जंग लड़ सकते हैं तो ईरान तो बेचारा किसी खेत की मूली है ही नहीं है। बहरहाल अब आते हैं वापस उस साइफर केस के अंदर। इसके मैं हाइलाइट्स आपके सामने पहले कह दूं। 2 केसेस चलते रहे, एक तोशा खाने का, एक साइफर का। दोनों जगह पे हिजान की कैफियत थी। जो आंखों देखा हाल में जो लोगों ने डिस्क्राइब किया है वो PTP का एक ड्रामा था, या नसीब क्लिनिक,
जिसमें एक डॉक्टर साहब जो हैं वो नुस्खा भी लिख रहे होते हैं, दरमियान में उनकी एक माशूक भी वहाँ पे आई होती है, दरमियान में उनका ड्राइवर आया हुआ होता है अपनी गाड़ी ठीक करवाने का मसला लेके, दरमियान में ही उनका रियल एस्टेट का एक एजेंट आता है वो भी बेच रहा होता है, और एक आदमी के मुंह में उन्होंने वहाँ पे थर्मोमीटर डाला हुआ होता है, वो बेचारा गरीब वेट कर रहा होता है। तो डॉक्टर साहब, ये या नसीब क्लिनिक था जो आज 29 जनवरी को वहाँ देखने में आया, एक डार्क कॉमेडी थी, यानी बताने वालों ने, बावजूद उसकी एक बहुत सीरियस बात है, यहाँ सजाए मौत देने की बात हो रही है, लेकिन जिस तरह से ये केस चल रहा था, ये पाकिस्तान नहीं, ये दुनिया की किसी भी अदालत के मुंह पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ था कि इस किस्म का भी कोई ड्रामा जो है किसी अदालती कार्रवाई एक जेल के अंदर हो रहा है। पहले देखिए, पाकिस्तान का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर का मुकदमा जेल में चल रहा है, और जिस तरह से ये मुकदमा चला है, इसके ऊपर अगर इसकी कोई फुटेज बना लेता तो खुदा की कसम है कि वो यूट्यूब की सबसे बेहतर जो फनीएस्ट कॉमेडी फिल्म होती वो होती। बहरहाल वहाँ पे जो भी बेचारे जज साहब कर रहे थे, आप उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जज अबुल हसनात जुल्करनैन मजलूम जो हैं, जो जुल्करनैन मजलूम है, उनके ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। क्योंकि आप दूसरी तरफ जज बशीर को देख रहे थे, उन्होंने बेचारे छुट्टी मांगी कि मैं इसमें से निकल जाऊं किसी तरह से, लेकिन उन्होंने जो लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट मांगी थी, LPR, वो उनकी रिजेक्ट हो गई और उनको डंडा दिया गया कि ज़बरदस्ती बैठो यहाँ, बैठ के इस केस का फैसला करो तोशे खाने का। तो दोनों ही केसेस का लगता है जल्दी फैसला हो जाए। मैं आपको बता चुका हूं कि सलमान सफ्तर, सिकंदर जुल्करनैन और अली बुखारी बाहर खड़े रहे, सर्दियों की धूप का फायदा उठाते रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस यहाँ पे 3 की, मेहर बानो ने की, सफ्तर साहब ने की, गौहर अली खान ने की। ठीक, सरकारी वकील अंदर 2 जो अंग्रेजी नहीं बोल सकते, वो मसलसल जो हैं, और वो जो रजवान अब्बासी साहब के वो किराए के उनके चैम्बर में काम करते हैं, उनसे तनख्वाह लेते हैं, वही जो है रजवान, यानी एक साइड पे रजवान अब्बासी साहब प्रोसिक्यूशन का केस प्रेजेंट कर रहे थे, दूसरी तरफ उनके अपने ही चैम्बर के तनख्वाहदार मुलाजिम जो हैं वो उनकी तरफ से इमरान खान की क्रॉस एग्जामिनेशन करवा रहे थे और शाह महमूद कुरैशी का करवा रहे थे। ये एक मिस ट्रायल है। अंग्रेजी का जो मिस ट्रायल का लफ्ज़ है, उसको पावर रेज टू पावर इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये आई डोंट नो क्या होगा इसका, क्योंकि मंडे की मॉर्निंग में इमरान खान के वकला या तो हाई कोर्ट में पहुंचे हुए होंगे, मुझे नहीं पता कहाँ जाएंगे, या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और अगर कोई अदालत में ज़रा सी भी इज्जत रह चुकी है पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम में, कोई सेंस ऑफ ऑनर है, तो मंडे के दिन आपको, अगर है तो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये केस जो है ये रुक जाए, सस्पेंड हो जाए, और ये सारी प्रोसीडिंग कैंसिल हो और नए सिरे से हो, जिसमें कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला को क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिले। पर आज के दिन में ये कि आजम खान साहब को जबरदस्ती जब अंदर लाया गया और उनका क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया, तो बाहर वकला दुहाई देते रहे, सलमान सफ्तर और बाकी सारे, कि भाई खुदारा हमें भी, हमारा प्राइम विटनेस है आपका, हमें इसको क्रॉस एग्जामिन करने दें। लेकिन वो क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाज़त नहीं दी गई। अंदर भी बहुत कमोशन था, जहां इमरान खान, बहुत कम उनको गुस्सा आता है, बहुत ही कम है कि इमरान खान को गुस्सा आता है। मैंने इस शख्स को जितना देखा है, ऐसी ऐसी सिचुएशन में मैंने देखा है, इतनी इतनी सख्त बातें उसके सामने मैंने देखी हैं जो मीडिया करता था। लेकिन अगर कोई अगर कोई ठहराव है, अगर कोई पेशेंस है, अगर कोई टॉलरेंस है, अगर कोई काइंडनेस है, कभी, यानी इमरान खान को किसी ने गुस्से में नहीं देखा। बट आज इमरान खान को गुस्से में भी देखा और एक सेंस ऑफ रिजेक्शन के साथ भी देखा, जब कभी कहते इधर चले जाए चले जाए। और एक मजाहिया सीन ये भी है जो आई विटनेस ने बताया कि इमरान खान साहब ने बाद में डॉन अखबार वहां पे खोल के पढ़नी शुरू कर दी। उन्होंने कहा बाकी जो लोग करना है करें, इस केस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं कम से कम अखबार पढ़ लूँ, मुझे अखबार पढ़ने को नहीं मिलता। अच्छा, ये सारी इसकी, मैं भी आता हूँ इसकी सारी चीज़ों के ऊपर। रिजवान अब्बासी साहब जो हैं, ये सरकारी वकील, मैं आपको इतना बता दूं कि हमारे इदारों के बड़े पुराने वकील हैं, और उनको चाहिए कि कभी भी बाहर कहीं ना जाने दें, संभाल के रखें, क्योंकि अगर इनकी कहीं डील हो गई बाहर और ये कहीं जाके इन्होंने फैसला कर लिया कि मैं एग्जाइल में चला जाता हूँ, तो इनका जो नावल होगा ना, कश्मीर के हवाले से, मुंबई की दहशतगर्दी के हवाले से और कश्मीर के हवाले से, वो न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर बनेगा। और रिजवान अब्बासी साहब जो है ना, वो ऐसे ऐसे मशहूर हो जाएंगे, उनको एक ऑथर, को ऑथर मिल जाएगा। और रिजवान अब्बासी साहब जो कच्चा छठा बता सकते हैं दुनिया को कि हमने क्या गंद खिलाया है साउथ एशिया के अंदर, वो सब उनको पता है, ये मुझे पता है कि उनको पता है। अच्छा, दो उसके बाद इमरान खान साहब ने जाने से इनकार कर दिया, जब कहा गया कि दूसरे कमरे में चले जाएं, क्योंकि कमरे भी शिफ्ट हो रहे थे मसलसल। एक छोटे से कमरे में जज साहब खामोशी से चले गए, अबुल हसनात जुल्करनैन साहब, और वहां जाके उन्होंने विटनेसेस का क्रॉस एग्जामिनेशन करना शुरू कर दिया। और शाह महमूद कुरैशी भी चले गए। जब बुकला ने वहां जाने की कोशिश की, कि उनको कहा कि नहीं, आप लोग इसमें नहीं आ सकते, इमरान खान ने उस कमरे में जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर बुकला वहां नहीं जा सकते तो मुझे भी वहां जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक। अच्छा, अब ये जहन में रखें कि ये साइफर केस की प्रोसीडिंग जो है, इससे पहले 2 दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज गुल हसन औरंगजेब साहब इसे कैंसिल कर चुके हैं। एक दफ़ा नवंबर में और दूसरी दफ़ा जनवरी की 12 तारीख को। और ये तीसरी दफ़ा भी इसने कैंसिल ही होना है, अगर ऊपर से कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हुआ तो उन्होंने कैंसिल ही होना है, क्योंकि जिस तरह से ये हो रहा है इसमें कुछ नहीं। अच्छा, ये माइंड में रखें। उसके बाद ये है कि जो 22 दिसंबर का फैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें बेल दी शाह महमूद कुरैशी को और इमरान खान को, उसमें जो इजाफी नोट लिखा था अतर में नल्ला ने, उसमें कहा था कि इस केस में, ये बहुत अजीब केस है,
इसमें दोनों कैंडिडेट्स ने इलेक्शन लड़ना है। इस केस में ना तो सजाए मौत हो सकती है, ना उम्र कैद हो सकती है, ना 14 साल हो सकती है। ये तो बिल्कुल डिफरेंट नेचर का केस है। ये उनके वर्ड्स हैं उस इजाफी नोट में। ऑफ कोर्स जज साहब को समझ नहीं आए, वो नहीं पढ़ना चाहते। एक यहाँ पे लतीफ़ा उस वक्त भी हुआ जब जज अबुल हसनात जुल्करनैन दिल बर्दाश्ता हो गए, बहुत डेस्परेट हो गए, और उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को थ्रेटन करते हुए कहा कि अगर आप बिहेव नहीं करेंगे बैठ जाएं शाह साहब, वरना मैं आपकी बेल कैंसिल कर दूंगा। तो शाह साहब ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने बहुत ही मासूमियत से कहा कि भाई आप कैंसिल कर दें, मैं तो वैसी जमानत, मुझे आप कैंसिल कर दें मेरी जमानत, मैं तो जेल में ही हूँ, जमानत मिल के भी जेल में हूँ, कर दें कैंसिल। उसके बाद जज साहब के पास कुछ कहने को नहीं था। अच्छा जी। सलमान सफ्तर साहब ने वहां पे एक फिलीबस्टर किया, ये अमेरिकन एक पॉलिटिकल टर्म है। 2 घंटे वो बोलते रहे, जज साहब का रास्ता रोक के रखे। उन्होंने कहा कि आप ये नहीं कर सकते, आप इस तरह से नहीं चल सकते, आप तमाम कानून आइन को फंडामेंटल वायलेट कर रहे हैं। इन दी एंड बड़ी मुश्किल से सलमान सफ्तर साहब को उन्होंने अदालत से ही निकाल दिया। उसके बाद जज साहब इतने गुस्से में आ गए, इतने जलाल में आ गए कि सलमान सफ्तर, अली बुखारी और जो थे अपना वकील उनके, सिकंदर जुल्करनैन वाला, इन सबको उन्होंने निकाल दिया। और अकेले बैठे रहे 10:15 बजे तक, क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह करते रहे, बुकला सालों को बाहर निकाल दिया। सरकारी वकील, सरकारी जज और प्रोसिक्यूटर का वकील, ये तीनों मिलकर अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन करते रहे। इस सारे ड्रामे के बाद भी अगर इस केस की प्रोसीडिंग जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसको कैंसिल नहीं करते और इसको दोबारा नए सिरे से ऑर्डर नहीं देते करने के लिए, तो फिर आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल है क्या। मतलब ये सीरियस क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, हो सकता है मैं आपको लग रहा हो कि मैं मजाक की शक्ल में कह रहा हूँ, लेकिन इस मुल्क का क्या फ्यूचर है। लोग खामखा स्टेटमेंट्स मारने लग जाते हैं जो होती है मुनाफिकाना किस्म की जाली, कि ओ हो बड़ा जबरदस्त ब्रिलियंट फ्यूचर है, आप ये है वो है। ये क्या फ्यूचर होगा इस मुल्क का जिसमें इस किस्म के मुकदमे इस किस्म से चल सकते हैं। अब ये क्यों हो रहा है? दैट इज द प्रिंसिपल क्रूशियल क्वेश्चन। ये मैंने बहुत समझदार लोगों से समझने की कोशिश की है, जो इस वक्त की पॉलिटिकल जो सूरत हाल है उस पर उनकी नब्ज़ बड़ी गहरी है और इंटेलिजेंट लोग हैं। जो शख्स अपने आप को खुदा कहता है, जिसको खुदाइयत का जोम है नाउजुबिल्ला, वो शख्स इस वक्त बहुत डेस्परेट है। वो ऊपर से अपने आप को बड़ा, ये जा जाके जो लोगों को मिल रहा है, कभी इधर कन्वेक्शन, कभी उधर स्टूडेंट से मिलना, कभी उधर चले जाना, कभी ये कर लेना, कभी सहाफ़ियों को बुलाकर उनको अपने बारे में बताना, कभी इधर जाके आयतें बोलना, कभी ईरान को मिसाइल मार देना। ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि ये खुदाइयत का दावा करने वाला शख्स डेस्परेट है, हिजान का शिकार है, परेशान है। वो परेशान क्यों है? वो परेशान इसलिए है कि जितने प्लान बनाते हैं वो बिल्कुल रेत के ऊपर, अगर आप जो घरोंदे बनाते हैं ना, रेत के ऊपर जो आप अपनी बिल्डिंग्स खड़ी करते हैं, जब अगली वेव आती है या हवा का झोंका आता है सी ब्रीज का, तो वो सारे घरोंदे आपके कोलैप्स कर जाते हैं। जितने इन्होंने मॉडल बनाते हैं वो चंद दिनों साल हफ्तों में पॉलिटिकल रियलिटीज के टेस्ट से वो चीजें और इनके मॉडल और इनके प्लान जो है ना, वो उनकी कमजोरियां सामने आ जाती हैं, वो धरे के धरे रह जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, इन्हें अब इंटेलिजेंस से अच्छी तरह से ये बात समझ आ चुकी है। इनकी इंटेलिजेंस ने इन्हें ये बता दिया है कि नवाज शरीफ को लोग हमटी डमटी को वोट नहीं डालने लगे। आप कुछ भी कर लें, अब आप जाके वहां खुद सारे ठप्पे लगा दें, डब्बे भर दें, लेकिन वहां कोई लोग नहीं आएंगे। कोई ऐसे इंसान इस वक्त बचे ही नहीं है जो वहां जाके नवाज शरीफ को सर्वे करवा के आप जरूर उसको शो कर दें कि 30% उसको सपोर्ट है, कुछ और है 16%। लेकिन हकीकत यह है कि वो कोई वहां पर जिंदा इंसान, आदमी, औरतें ऐसे नहीं होंगे 8 फरवरी को जो जाके हमटी डमटी को वोट लगाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको कुछ करना होगा, आपको कोई और हल निकालना है। तो सारा फोकस ये है कि वो जो इंडिपेंडेंट्स हैं, जो कि तहरीक इंसाफ के टिकट पे इकट्ठे होंगे, जिस किसी तरह से इलेक्ट होंगे, उन इंडिपेंडेंट्स को आपने कंट्रोल करना है। उनको कंट्रोल करने के लिए आपको एक साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर भी जनरेट करनी है जिसमें वो ये समझें कि हमें इमरान खान के साथ खड़े होने में कोई उम्मीद नहीं है। तो बेसिकली तौर पे उनकी उम्मीदों को और लोगों की उम्मीदों को तबाह करने के लिए, तोड़ने के लिए, लोगों को डीमोरलाइज करने के लिए इस वक्त का ये जो सारा नाटक है ये खेला जा रहा है। जिसका, और मैंने आपका जो मेरा मशहूर स्टेटमेंट है ना कि हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल एंड ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मेन कुडंट पुट हम्टी डम्टी टुगेदर, यहाँ पे आप वो प्रेशर और फिशर्स और स्ट्रेस देख रहे हैं किंग के हॉर्सेस एंड मैन के ऊपर, जिनको टास्क दिया गया है कि आपने हम्टी डम्टी के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ के हम्टी डम्टी को दोबारा आपने एक सॉलिड उस शक्ल में खड़ा करना है जिस शक्ल में कभी हम्टी डम्टी 2013-14 तक हुआ करता था। तो वो हो नहीं पा रहा, जिसकी सारी की सारी जो है वो प्रेशर है। तो अच्छा, अब इंडिपेंडेंस को आपने एहसास दिलाना है कि पीटीआई गेम से आउट हो चुकी है। पीटीआई नाम की कोई सियासी एंटिटी नहीं है जिसको आप इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद आप उसको ज्वाइन कर सकेंगे। और एक इसी सारे चक्कर में इनको ये परेशानी है कि अगर ये साइकोलॉजिकल माहौल क्रिएट ना कर सकें, अगर ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट जिनको चाहिए वो इनके हाथ में नहीं आते, तो फिर आप इलेक्शन डिले भी कर सकते हैं। और ये जो 5 फरवरी, ये 2 फरवरी का फैसला है, इसका जो, अच्छा, ये हमने स्क्रिप्ट इनका वैसे आउट कर दिया है।
तो ये पीटीआई के लिए समझना बहुत जरूरी है कि इनका स्क्रिप्ट यह है कि जब ये ऐलान करें इमरान खान को सजाए मौत की, तो लोग सड़कों पर निकल आए, तोड़फोड़ हो, जिसका फायदा उठाकर ये इलेक्शन को डिले करें। तहरीक इंसाफ को कुछ और सोचना पड़ेगा। डोंट फॉल इनटू द ट्रैप। इनके बिछाए हुए जाल में ना बिछें, ना गिरे इनके जाल के अंदर। इनका जाल ही यही है, ये दोबारा एक फॉल्स फ्लैग मई 9 की तरह का नाटक खेलना चाहते हैं, अपने आप को दुनिया को और पाकिस्तान के इनके जो कराए के टट्टू मुनाफिक हैं उनके जरिए बोलने के लिए, जो मसलसल कहते हैं कि मई 9 इस किस्म की बगावत थी, उस किस्म की बगावत थी। तो एक मैंने साइकाइट्रिस्ट से पूछा, साइकाइट्रिस्ट ने जो खुद ही बताया कि ये जो खुदा कहने वाला है, इसकी स्टेट ऑफ माइंड उस स्कूल मैस शूटर की तरह है जो एक स्कूल में घुस जाता है, बहुत से बच्चों को कत्ल कर देता है, हाथ में उसके पिस्टल या असॉल्ट राइफल होती हैं दोनों साइड पे, वो बच्चों को भी मार देता है, टीचर्स को भी मार देता है, बाहर पुलिस आ जाती है, उसको कहा जाता है सरेंडर करो, उसको समझ नहीं आती, इन दी एंड वो कुछ लोगों को और मारता है, हाथ में पिस्टल होता है, उसके बाद अपने आप को मार लेता है। तो ये वो स्टेट ऑफ माइंड है, पता नहीं क्या करना है। लेकिन दो लोग इस वक्त इस सिस्टम के अंदर शदीद जहनी हिजान का शिकार हैं। एक जो अपने आप को खुदा समझता है, दूसरा वो जिसके बारे में एक खातून की छोटी सी वीडियो जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर गर्दिश कर रही है, जिसमें वो खातून, खुदा ना खास्ता मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता लेकिन आप समझ सकेंगे, जिसके बारे में खातून कहती हैं कि स्कूल में उसका एक अंग्रेजी मीडियम बड़ा महंगा सा स्कूल था, जहाँ उसकी स्टेट ऑफ माइंड के बारे में टीचर्स ने ये रिपोर्ट लिख के घर भेजी थी कि ये बच्चा नार्सिस्टिक है, खुद पसंदी में मुब्तला है, जहनी बीमारी का शिकार है, बाकी बच्चों से बदले लेता रहता है, उनको तंग करता है, और इसको मेडिकल और साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ये पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों की बदनसीबी है कि इस तारीख के इस इंतहाई नाजुक मरहले में दो जहनी बीमार शख्स जो हैं वो उनकी किस्मत के फैसले कर रहे हैं। अभी मैं आपके कमेंट्स देखता हूँ, फिर मैं दोबारा इस पर बात करने की कोशिश करता हूँ इन्हीं तमाम डेवलपमेंट के हवाले से।